उस जी चीज पे जी कुछ होगा तो मतलब हम डिस्कस कर सकते जी, मैंने हाँ जी स्टार्ट कर लिया है रिकॉर्डिंग। हैं। ओके। तो ये हो जाए, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, फिर ये कैश और बैंक का मॉड्यूल है। यहाँ पे आपका बैंक पेमेंट वाउचर और कैश पेमेंट वाउचर आप इधर से डाल सकते हैं। यहाँ से आप दो ठीक। तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कस्टमर को सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं, और जो डेली के रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं वो आप इधर से कर सकते हैं। यहाँ से एडिट करके इसको, ये बनी हुई है ऑलरेडी ट्रांजैक्शन, उसी को मैं एडिट कर रहा हूँ। तो न्यू ट्रांजैक्शन भी ऐसे ही होगी। यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके अकाउंट के किस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं, और अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो चेक नंबर वगैरह आप डाल के और चेक डेट भी डाल सकते हैं। ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक का भी ऑप्शन होता है, अगर ये आपने लेटर डेट के लिए इसको किया है तो वो लेटर डेट में वो हो जाएगा। ओके, और पोस्ट डेट ही चेक का हमें नोटिफिकेशन तो मिलेंगे ना कि हमारा ये चेक अभी। ये उसकी रिपोर्ट बन जाएगी आपके साथ। हाँ जी, रिपोर्ट बन जाएगी, और वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जैसे मैं डाल रहा हूँ, तो इस तरह से ये आपके पास खर्चे वगैरह आप इस तरह से डाल सकते हैं इसमें। ये सेव होगा, ये जर्नल वाउचर आपका बन जाएगा, और इसकी ये रिपोर्ट ले सकते हैं, बैंक पेमेंट वाउचर। फिर इसमें कैश रसीद वाउचर भी आप डाल सकते हैं मेक डिपॉजिट के ज़रिए। कैश रसीद वाउचर, इसमें आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, या अदर इनकम, या आपको कोई भी और इनका आइटम सेटअप आइटम की ट्रांजैक्शंस और इन्वेंट्री की जो है वो रिपोर्ट्स होती हैं। इसमें यूनिट टाइप्स हैं। सबसे पहले इधर यूनिट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, और मल्टीपल यूनिट्स भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इसमें। जैसे कोई चीज़ पीसीस में है तो उसको बॉक्सेस वगैरह में आइटम कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स हैं, या आपकी जो भी कैटेगरीज होंगी, तो डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। पेरेंट चाइल्ड करके कैटेगरीज बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आइटम्स अपलोड कर सकते हैं, और आइटम्स को वन बाय वन भी क्रिएट किया जा सकता है, और आइटम को अपलोड भी कर सकते हैं इधर एक्सेल फॉर्मेट से। यहाँ पे आइटम का कोड, डिस्क्रिप्शन, पीसीज, यूनिट टाइप, यूनिट ऑफ स्टॉक, यूनिट आइटम कैटेगरी और इन्वेंट्री आइटम टाइप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसका रेट वगैरह, सेल रेट, और ये पिक्चर भी अपलोड हो सकती है। तो इसके बाद इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का फॉर्म होता है, यहाँ से आपका मुझे इन्वेंट्री में वापस जाना है। आगे जी आगे गया। जी जी इन्वेंट्री में वापस जाना है मुझे। थोड़ा वो उसी चीज में जो अभी आपने लास्ट में देखा, मुझे वो चीज चेक। आइटम्स, जी जी। ये आइटम्स हैं। नहीं नहीं, अभी जो आप मतलब आइटम कार्ड क्रिएट कर रहे आइटम मैंने खोला होगा, अच्छा। थे यहाँ पे। हाँ हाँ जी। जी, ये है इसको आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट टाइप, स्टॉक यूनिट, ब्रांड, आइटम कलर, साइज, मॉडल, आइटम डिज़ाइन, और उसकी सेल यूनिट और सेल प्राइस, उसकी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। और नीचे भी परचेज यूनिट ऑफ मेजर और परचेज प्राइस, उसकी लास्ट परचेज रेट। इसमें हमें कुछ फील्ड्स हैं मतलब कस्टमाइज करवानी पड़ेंगी। वो मैं आपको बाद में बोलूँगा, कुछ वही करना ये वो पड़ेगा। हो जाएंगी ऐड, हाँ जी, वो हम कस्टमाइज इसको कर सकते हैं, वो ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसमें प्राइसेस भी हमें, सेल्स प्राइसेस भी 2-3 चाहिए, मतलब उसमें हम ठीक है। प्राइस 2-3 उसमें क्या होगा, हाँ जी। ले काउंटर कस्टमर के लिए प्राइस, कैश क्रेडिट के लिए क्या प्राइस है, मतलब वो इस सेट में 2-3-4 प्राइस। हाँ जी, ठीक है। वो कस्टमर की बेस पे भी हम प्राइसेस सेव करवा सकते हैं कि होलसेल कस्टमर है, या क्रेडिट कस्टमर है, या क्रैश रिटेल कस्टमर है, उनकी बेसिस पे भी की जा सकती हैं, और अदरवाइज भी हम इसको डिफरेंट प्राइसेस भी कर सकते हैं। ये कैश के पैन के साथ आता होगा। फिर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का फॉर्म होता है यहाँ पर, जिसमें आपकी आइटम ओपनिंग स्टॉक उनका ऐड होगा, जैसे ये किया हुआ है।
ट्रांजैक्शन डेट, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करके अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट और इधर आइटम सेलेक्ट करके उसकी क्वांटिटी और प्राइस देंगे तो ये ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। इसकी आइटम की रिपोर्ट्स होती हैं, डिफरेंट आइटम डिटेल, क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट, आइटम्स इन्वेंटरी प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट, स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट, तो ये डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं। ज़्यादा होता है वो कितना आता है 95 आता है। इसको देना ले 160 150 का। ये आइटम क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट है, तो इसमें तमाम ये आइटम के कोड, डिस्क्रिप्शन और उनका आगे यूनिट ऑफ ईयर, क्लोजिंग स्टॉक, एवरेज रेट और टोटल अमाउंट आ। तो इसमें एवरेज मेथड, एवरेज कॉस्टिंग मेथड यूज होता है कॉस्टिंग के लिए। इन्वेंट्री प्रॉफिट मार्जिन की रिपोर्ट्स हैं, ये डिफरेंट थोड़ा काम का टाइम है तो वो थोड़े लग के आते हैं, तो वो थोड़ा सा सॉरी करना पड़ेगा। ये सेल इनवॉइस होती है। सेल इनवॉइस में सर मेरा वॉइस नोट सुना था जी, मेरा वॉइस नोट, मैंने एक वॉइस नोट भेजा हुआ था, फॉरवर्ड किया था उसने, मैंने आपको नहीं। ओके। हमारे यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बोल दूँ, वो चीज़ रहती है सर, क्या बोलते हैं, हमारा गाड़ियों के पास का बिजनेस है, आपको मैंने जैसे पहले बोला। तो हम क्या करते हैं सर, एक तो हम पार्ट नंबर से हमारी जो है 95% इंक्वायरीज या 95% हमारा जो आइटम्स बनेगी ना, इनवॉइस बनेगी, वो तो बाई पार्ट नंबर बनेगी। ठीक है। अभी उस पार्ट नंबर में मल्टीपल वेरिएंट्स और मल्टीपल सिमिलर ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपको मैं आपके ही फील्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं मेरी मिसाल सही होगी कि नहीं सही होगी। अभी आपके लैपटॉप है, अगर HP का लैपटॉप है, उसमें एक रैम लगी, ठीक है, वो रैम लगी है, एक ब्रांड की लगी है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड ए बोर्ड, ठीक है। अभी वो ब्रांड ए का रेप्लिका बनाया है चाइना ने, मतलब डुप्लीकेट बनाया, चाइना ने बनाया, यूके ने बनाया, ऐसे डिफरेंट कंपनीज ने बनाया हुआ, ठीक है। रैम सेम है, सिर्फ वो ब्रांड उनकी आगे सेम हो जाती है, उनका मैन्युफैक्चरर सेम होता है। एक होगा जो HP अपनी पैकिंग में देगा, वो हो गया सर ओरिजिनल, ठीक है। फिर उसमें मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। एक चाइना की ब्रांड है XYZ, वो बना रही है, यूके की ब्रांड है ABC, वो बना रही है, तो वो डिफरेंट ब्रांड हो जाती हैं। तो हमें वो एक ही ग्रुप में चाहिए, मतलब कि जब हम इनवाइस बनाए या जब वो बनाए, मतलब कि हमने रैम बोला 64 ऐसे बोल के रैम का कोड एक डाल दिया, तो उसमें हमें मतलब कि पता चलेगा ABC ब्रांड में हमारे पास इतने पीस हैं, HP में ओरिजिनल हमारे पास इतने पीस हैं, और XYZ जो चाइना की ब्रांड है उसमें हमारे पास इतनी 10 ब्रांड भी हो सकती है, एक ब्रांड भी हो सकती है उस आइटम, मतलब आफ्टर मार्केट में। और एक और चीज आ जाती है, यार ये रैम तो डेल वाले भी बना रहे हैं, ये रैम जो है मतलब कि डेल में भी सेम आ रही है, लेकिन डेल में उसकी प्राइस कम है, तो हम सिस्टम में उसको भी लिंक करेंगे। अगर हमारे पास HP की रैम का कस्टमर आता है, तो हम उस सेल्समैन को पता होगा कि भाई ये आप अगर ये सेम रैम अगर आप डेल वाले में लेंगे तो आपको वो सस्ती पड़ेगी। और इसके बाद अगर आपको ओरिजिनल चाहिए, अगर आपको आफ्टर मतलब के डुप्लीकेट चाहिए, तो मतलब कि ये चाइना की कंपनी है, ये भी हमारे पास, तो वो हमें एक चीज में चाहिए कि हम सर्च बाय पार्ट नंबर करेंगे, तो उसमें हमारे पास वो फैमिली में जो जो चीजें सिमिलर हैं वो है। तो ऐसे ही अभी मैं थोड़ी सी मिसाल गाड़ियों में आ जाता हूँ, ऐसे ही है हमारा कुछ सामान है, जैसे फर्स्ट तरह सुजुकी का कुछ सामान है, वो 150 का भी सेम है, जैसे स्पार्क प्लग पकड़ लें, वो सेम है। जब कस्टमर ओरिजिनल पूछेगा हम उसको बोलेंगे सुजुकी के ओरिजिनल इतने हैं, 150 के ओरिजिनल इतने हैं, आपको बोश ब्रांड में चाहिए इतना है, NG के ब्रांड में चाहिए इतना है। तो ये चीज मुझे एक चीज, हाँ वो हमने ये जे किया मोटर्स कोयटा रोड पे जो है ना, किया मोटर्स, उनको हमने दिया है, तो उनका भी ये व्हीकल पार्ट्स का ही काम है, उनके पास चल रहा है हमारा सिस्टम, उनको भी हमने पार्ट्स वगैरह अपलोड करके दिए थे, तो वो मुझे इसका आइडिया है। उसके कुछ ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं, वो एक्चुअली किया वाले जो हैं वो ओनली किया का काम करेंगे, ओनली मतलब कि 95% उनका किया का काम। कुछ ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं।
हाँ जी। हाँ हाँ, उनके पास 95% ओरिजिनल पार्ट जी होंगे, लेकिन हम कस्टमर को, अभी एक चीज है यार, वो 2000 की है ओरिजिनल, हाँ जी। कस्टमर को अगर वो 600-700 में आफ्टर मार्केट मिलेगी, कुछ होंगे जिनके पास खुला पैसा होता है, बोलता नहीं भाई मुझे ओरिजिनल ही चाहिए, और कुछ होते हैं कि वो देखते हैं कि यार ये एचपी जो रैम बनवा रहा है, ये वो जैसे मतलब खुद तो नहीं बना रहा होता ना, मैन्युफैक्चरर से बनवा रहा जी होता है। जी जी। हाँ तो इसको हमारे हाँ पास, जी, कैटेगरी के हाँ साथ हम मैनेज कर सकते हैं इसको, हाँ, डिफरेंट तो हम ये चीज हर। मुझे, जी ये जी चीज चाहिए, मैं इसकी थोड़ी सी आपको वीडियो भी दे दूंगा जी कि जी। मतलब आपको ये समझने के डिफरेंट, लिए। हाँ जी, एक तो हम इसको कैटेगरी के साथ कर सकते हैं, दूसरा हमारे ऊपर, हमारे पास ये आइटम लेवल के ऊपर भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे इसके ऊपर ब्रांड होता है, आपने देखा होगा, तो ब्रांड पीछे सेव हो रहे होते हैं, तो उनका कोड हर एक का डिफरेंट होता है, हर ब्रांड के आइटम का ये कोड सेम होता है। उनका सर पार्ट नंबर डिफरेंट होगा, हाँ उनका ओरिजिनल पार्ट नंबर तो जाहिर बात है वो ओरिजिनल आइटम ही है, जी जी। ओरिजिनल पार्ट नंबर तो सेम ही होगा 90%। अभी लेकिन नहीं, लेकिन लेकिन अगर वो हर कंपनी सुजुकी, का तो डिफरेंट होगा ना, वो हर हाँ कंपनी का हाँ, हर डिफरेंट। कंपनी का पार्ट हाँ नंबर तो जो बस वो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर है वो डिफरेंट होगा। ये पार्ट नंबर इधर आएगा आपका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन इधर आएगी, यूनिट टाइप इधर आएगा, फिर इसका ब्रांड भी है। जैसे ये होंडा है तो फिर इधर हाँ दूसरी लिशिया, सुजुकी या जो भी वो ब्रांड आ जाएंगे, तो उसका कलर, साइज, मॉडल वगैरह भी आ सकता है। उसके बाद इसको हम कैटेगरी वाइज भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैटेगरी ये पार्ट्स के अकॉर्डिंगली होंगी, और फिर इधर आपके आइटम आ जाए। तो ये जो तीन चार हमारे हैं, ब्रांड नेम है, कैटेगरी है, तो इनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनको, हाँ, मतलब डिफरेंट वही चीज डिफरेंट मुझे, होगा। ये चीज इसमें जो है वो हम्म, ऐड करनी है, वो जी वो फिर बिल्कुल। उसके ब्रांच में कौन सी ब्रांच में लोकेशन, जी जी। ये चीजें लिखा। वो लोकेशन वाइज ये आ जाएगा। आपकी कितनी लोकेशंस हैं? सर अभी राइट नाउ हमारी 3 है, अच्छा। फिर इन फ्यूचर ज्यादा भी हो सकती है, मतलब ये है कि हेड सीधी ऑफिस, बात, मेन हेड आप ऑफिस किधर है? इसके सर मल्टीपल हैं, अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है कि ये हेड ऑफिस है, मतलब तीनों नहीं, ब्रांच ही चल रहे हैं। किस किस सिटी में है ब्रांच? सर वो तो मैटर नहीं करता है मेरे ख्याल अच्छा से। अच्छा, डिफरेंट सिटीज में, ठीक है। हाँ मतलब तो ये डिफरेंट एक जगह परचेज नहीं। ऑर्डर होता है, हाँ जी, ये वेंडर्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर इसका ये परचेज ऑर्डर से स्टार्ट होता है, इसकी परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, फिर उसकी आइटम रसीद, इनबाउंड शिपमेंट, ये इंपोर्ट के लिए होती है, ठीक है। फिर उसका इनवाइस और बिल बनता है। इनबाउंड शिपमेंट मींस, ये अगर इंपोर्ट आप करते हैं तो उसके लिए ये बनती है। ओके, मतलब कि सामान इन ट्रांजिट है, मतलब हमारे इंपोर्ट पास कर रहा स्टॉक है, में हाँ जी हाँ जी। है। हाँ, मतलब कि सेल्समैन को पता रहेगा कि ये सामान हमारा आ रहा है या ऐसे। हाँ जी, ये परचेज ऑर्डर है। ये परचेज ऑर्डर आप बना के लोकल सप्लायर को भी दे सकते हैं और इंपोर्ट के लिए भी दे सकते हैं। उसके बाद इसमें आइटम रिसीट होती है, जो कि जब परचेज इनवाइस, परचेज ऑर्डर आप जब दे देंगे तो उसके बाद ये आइटम रिसीट होगी, जब आपको क्लाइंट जो सॉरी सप्लायर है वो आपको डिलीवरी भेजेगा। तो ये इधर से आइटम रिसीट यानी GRN जिसको बोलते हैं, वो स्टोर में प्रोडक्ट्स आपकी अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद इसी में अगर आपकी इंपोर्ट आप कर रहे हैं तो इंपोर्ट के रिलेटेड ये चीज़ें आ जाती हैं, मतलब जो लैंडर कॉस्ट है और ये सारी चीज़ें वो आ जाती हैं सारी, ये उसकी रिपोर्ट होती है। इसमें ये कि आइटम्स आ जाती हैं, जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह हैं, लैंडर कॉस्ट सारी, वो उस पर स्प्रेड होके इन्वेंट्री का पार्ट बन जाती है। डिलीवरी चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, लोकल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सारी चीज़ें। और इधर ये जो होता है वो आइटम्स आ रही है, इसको हम लैंडर कॉस्ट को बाय वेट, बाय क्वांटिटी और आइटम के बाय वैल्यू इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं आइटम की कॉस्ट के ऊपर। फिर इसकी ये इनवाइस होती है, बिल यानी कि वेंडर बिल, आइटम रसीद के बाद वेंडर बिल बनता है। ये परचेज इनवाइस होती है, जिस पे आपकी आइटम्स और टोटल क्वांटिटी और प्राइस वगैरह लग के तो टोटल ये वैल्यू बन जाती है।
तो इसको आप डायरेक्ट इनवाइस भी डाल सकते हैं, और अगर परचेज ऑर्डर के ज़रिए करते हैं तो परचेज ऑर्डर दे के उसके अकॉर्डिंगली भी आप इसमें से मतलब परचेजेस कर सकते हैं। फिर इसकी पेमेंट्स होती हैं। पेमेंट्स आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिल वाइज भी कर सकते हैं, और ओवरऑल अगर एडवांस आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये वेंडर पेमेंट है, ठीक है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट्स होती हैं परचेज की, वेंडर क्लोजिंग बैलेंस है, और दूसरा आपके पास जो ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग होती है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेंडर क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट को, ये आ जाएगी। और इधर से आप नेक्स्ट सप्लायर्स के ऊपर भी जा सकते हैं, यानी वेंडर के लेजर के ऊपर भी जा सकते हैं। ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। मैं वही थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वेंडर लेजर है, इसमें ये पोस्ट डेटेड चेक जो है हाईलाइटेड हो गए, वो नीचे भी आ रहे हैं, ठीक है। ये वेंडर लेजर है, तो इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। एजिंग की रिपोर्ट भी है वेंडर की, और जो पोस्ट डेटेड चेक ओवरऑल आ रहे होंगे वो भी हैं सारे। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो भी बिजनेस में रिक्वायर्ड होती हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं। फिर सेल्स का मॉड्यूल है। सेल्स में कस्टमर डिफाइन होते हैं सारे, कस्टमर आपके अपलोड भी हो जाएंगे। अपलोड का ऑप्शन होता है इसमें, कस्टमर अपलोड करने का। तो इधर कस्टमर की टोटल डिटेल आ जाती है, उसका कस्टमर का नेम, उसका स्टेटस, उसका कंट्री, सिटी, उसका एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद सेल्स का आपका फ्लो क्या होता है? आपसे पहले सेल ऑर्डर लेते हैं या काउंटर सेल करते हैं? हमारी काउंटर सेल भी है, सेल्स ऑर्डर भी जाते हैं, डिलीवरी भी जाती है हमारी ओनली डिलीवरी नोट्स पे। ठीक है, तो हाँ, तीनों तरह से होती है, ठीक है। हाँ हमारी तीनों। तो ये सेल ऑर्डर होता है फर्स्ट। आप अगर सेल ऑर्डर से आ रही है, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो सेल ऑर्डर आप डाल सकते हैं सिस्टम में। इसमें ये कस्टमर नेम सेलेक्ट करके, इधर आइटम सेलेक्ट करके, क्वांटिटी, रेट, आप रेट खुद ब खुद ही आ जाएगा, सेल रेट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये एक सेल ऑर्डर बन जाता है। सेल ऑर्डर से आगे फिर उसकी डिलीवरी जाएगी, डिलीवरी चलान, ये सेल ऑर्डर है, ठीक है। तो उसके बाद इसका डिलीवरी चलान जाएगा। वो 100 का मांग रहा है, तो इसके पास 80 दिरहम में है, वो लेके हम 100 को दे दें, होंगे हमारा ये 100 वो 90 में तो आ रहा है, 90 उसके हमारा बाद देना है तो आगे 140 लास्ट हो गया। वो डी में देखो, उसमें नहीं तो हमारा प्रिफा जो ब्रांड लेंगे वो 75 में लेके आते हैं। कहाँ जो हमको जो लेके आता है वो 75 में लेके आता है। वो, ये तो फायदा नहीं, ये तो सस्ते वाला रहेगा। उसको वो भी फ्लिप्स का लेके आएगा 75 में। वो काफी है ना यार, काफी है। हैवी है उसका। देखो ये डी में एक बार चेक करवा लो। नहीं मांग रहा है उसको, अभी हम भेज देंगे बोला 5 मिनट का 10 मिनट। तो उसको बोलो 75 D2S तो सस्ता है यार, उसको बोलो क्या 55 इतना होना चाहिए। उसने 80 पे बोला, डिलीवरी चलान की रिपोर्ट है। वो भी यार इसको छोड़ो भाई, दूसरे को बोलो, इसके पास तो थर्ड क्वालिटी है पूरा। हाँ, तो इसको नहीं, वो जो तुम्हारा है वो दूसरा वो 70 में देता है। नहीं उसको बोल, 60 है मेरे बच्चे का। उसको बोल लो, नहीं इतना नहीं, इतने का तो वो D3S D1S देता है ना यार। हाँ, उससे पूछो एक बार वो। हाँ, उसका बोलो D2S तो वो कम है। ये तो नहीं मैं मंडी में बोला 75 D2S D1S पूरा एक ही प्राइस में। नहीं D2S कम रहेगा। D2S तो वो उसमें मॉड्यूल नहीं आता है, वो खाली बल्ब होता है। वो तो फिलिप्स में 85 90 तो ओरिजिनल है। हाँ, अगर नहीं तो हमारा ही दे देंगे बॉक्स निकाल के, या नहीं तो वेगा का निकाल के। वेगा वाले का है, वो चाइना के दे रहा है। ये इनवाइस है, सेल इनवाइस। एक जी, मुझे एक मिनट। हेलो हेलो जी, ये इनवाइस का फॉर्मेट है। हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇਣੇ ਆਟੋ ਵੀ। हाँ, स्पार्को तो भी चुक ले।
विंग्स तो बुश आ गए। ओके, ते समान किहड़ा बाइक च आंदा या गड्डी च आंदा? ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਹਾਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਪਾਰਕੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕੂਲਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ 2 ਕੂਲਰ ਨੇ, ਆਇਲ ਕੂਲਰ 2 ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੈੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਰ। जी सर। ये कैश सेल की इनवॉइस होती है, इसमें डायरेक्ट आप कैश सेल कर सकते हैं, जो काउंटर सेल होती है वो। ये इसमें भी मुझे, मैंने बोला था ना जैसे एज पर पार्ट नंबर, वो चीज मुझे चाहिए। वो पार्ट नंबर ये इधर ही आ जाएगा ना, आपका पार्ट नंबर आएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, उसका ब्रांड वगैरह, तो जो चीज़ें आप शो करवाना चाहेंगे वो आ जाएंगी, पार्ट नंबर इधर ही आएगा। हाँ ठीक है सर। एक और चीज होगी हमारी, इसमें सर कुछ कस्टमर होते हैं, जैसे मतलब 100 रुपए की चीज है, वो बोलते हैं जी हमें 110 की इनवाइस बना के दो, तो हमें सेल इनवाइस भी साथ में मतलब होनी पड़ेगी, क्योंकि इनवाइस अगर हम सेल इनवाइस बनाएंगे 110 की, तो हमारे तो अकाउंट्स में वो 110 सेल रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी एक्चुअल जो हमने सेल किया 100 में वो चीज रिफ्लेक्ट करे। तो वो भी ऑप्शन चाहिए हमें, बट उसके लिए अप्रूवल सिस्टम होना चाहिए कि ताकि पता हो कि ये अप्रूवल बेस्ड, ताकि सेल्समैन उसका मिस यूज ना करे। उसमें ऐसे होता है कि एक अकाउंट हम एक फर्जी अकाउंट और बना देते होते हैं, अगर उसमें आपने फेक इनवाइसेस बनानी तो उसमें बना सकते हैं। अपने सिस्टम में आप ओरिजिनली बनाएंगे तो दूसरे में आप उसमें फेक बना सकते हैं इनवाइसेस बनाए। 2 सिस्टम आप पैरेलल रन कर सकते हैं। सर आवाज कट रही है उसमें। मैंने कहा 2 सिस्टम आप पैरेलल रन कर सकते हैं। अगर फेक इनवाइसेस के लिए अलहदा हम अकाउंट एक बना देते होते हैं, तो उस पर आप फेक इनवाइसेस बना सकते हैं, और जो ओरिजिनल है वो अपने ओरिजिनल सिस्टम पे बना सकते हैं। सर ओके, लेकिन मैं चाहता था अगर इनवाइस में भी हमारे पास कुछ ऐसा एक कॉलम आ जाए, 1 या 2, जिसमें हम प्लस इनवाइस वाला या कस्टमाइज्ड इनवाइस वाला कुछ ऑप्शन है, जिसमें जो है कि हम ओरिजिनल भी पुट करते हैं और एक्स्ट्रा वैल्यू भी पुट करते हैं। फिर ये होगा कि वो हमारा टैक्सेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो सारा। अगर हम फेक इनवाइस बना के देंगे उसका इनवाइस नंबर और होगा, कैश इनवाइस में हम अपने सिस्टम में रखने के लिए बनाएंगे उससे, और फिर डबल इनवाइस भी बनानी पड़ेगी। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा इसी में कस्टमाइजेशन कर देंगे। चलो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देंगे जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आपने डालनी है उसका रेट एक्स्ट्रा डाल सकते हैं आप, तो उस तरह से वो बन जाएगी। फिर इसकी सेल्स रिपोर्ट होती है, कस्टमर क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट है, इसमें तमाम कस्टमर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो होता है वो उसका लेजर आप देख सकते हैं, कस्टमर्स का लेजर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड इन एक्सेल और PDF फॉर्मेट दोनों में कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका ईमेल भी कर सकते हैं, सिस्टम से ही ईमेल भी कर सकते हैं। ये ईमेल इंटीग्रेशन हो जाएगी तो वो ईमेल भी आप कर सकते हैं। कस्टमर एजिंग की रिपोर्ट होती है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कस्टमर एजिंग की रिपोर्ट है। और फिर सेल्स 360 डैशबोर्ड है, जो कि आपको तमाम ओवरऑल डैशबोर्ड दिखाई देगा कि आपकी आइटम्स कौन कौन सी हैं, कहाँ पर जा रही हैं। तो वहाँ कोई फर्स्ट क्वार्टर का ये सारा, जैसे टॉप 10 कस्टमर, टॉप 10 आइटम्स और टोटल मंथली रेवेन्यू, प्रॉफिट, रिसीवेबल, रीजन वाइज सेल और डेली सेल्स और मंथ वाइज सेल एंड प्रॉफिट, एजिंग, रिसीवेबल एजिंग, फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको इधर देखने में मिल जाएंगी। तो इसी तरह से ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी होती हैं जहाँ पे आप बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें बैलेंस शीट वगैरह, ट्रायल बैलेंस शीट, वो भी ये सारी चीजें तो रहेंगी मॉड्यूल। जी ये भी है। बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस,
ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बाकी हर मॉड्यूल की अपनी रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर की, सप्लायर की, तो वो भी आपको देखने में मिल जाएगी। ये बैलेंस शीट ओके, है। और इसमें सर अगर हमें ओनली फॉर स्पेसिफिक ब्रांड रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट चाहिए तो फिर वो भी अगर हमें एक स्पेसिफिक आइटम की सेल रिपोर्ट, या उसमें जो है ना सिस्टम में मतलब रहेगा ना कि ये हमारी हाईली मूविंग आइटम है, ये हमारी लो मूविंग आइटम है, जी मतलब जी जी, ये वो भी आएंगी, वो रिपोर्ट्स होंगी डिफरेंट आपके पास। इसमें जो सेल्स की रिपोर्ट है उसमें डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं। जैसे ये सेल्स की रिपोर्ट है, तो इसमें डिफरेंट फिल्टर होते हैं कि आप आइटम कैटेगरी वाइज देखना चाह रहे हैं, लोकेशन वाइज, ब्रांड वाइज, या आप आइटम वाइज देखना चाह रहे हैं, कस्टमर वाइज आपने देखनी है। तो इस तरह आप डिफरेंट फिल्टर्स लगा के आप अपनी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। ये मैं जैसे रॉ मटेरियल की देखना चाहता हूँ तो उसकी आ गई, या मैं सर्विसेज की देखना चाह रहा हूँ तो उसकी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट फिल्टर्स के तहत ही इस पर आप फिल्टर करके तो उस तरह से रिपोर्ट्स अपनी चेक कर सकते हैं। फिर ये एक मेन होम डैशबोर्ड होता है जिसमें आप के तमाम टोटल रिसीवेबल्स, पेएबल्स और टोटल रेवेन्यू, मंथली टोटल मंथ एक्सपेंसेस, दिस मंथ प्रॉफिट, और टोटल पेएबल, रिसीवेबल और कैश और बैंक की डिटेल, और कस्टमाइजेबल होता है इसमें, हाँ, जो भी डिटेल ये क्या है, ये रिमाइंडर लिस्ट आ जाएगी। हाँ जी, रिमाइंडर लिस्ट भी आ जाएगी आपके पास। ये सारी ट्रायल बैलेंस। हाँ जी, लीस्ट स्टॉक हो रहा है तो वो भी मतलब कि देखना ये जी उसको भी कर सकते हैं। ये कैश की रिपोर्ट होती है, कैश फ्लो की। इस पे ओपनिंग बैलेंस आ जाता है कैश का, और तमाम जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो आ जाता है, और लास्ट पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो इसमें ये तमाम बैंक्स के अकाउंट आ रहे हैं, तो हर बैंक का आप एक ही रिपोर्ट में सबका जो है वो बैलेंस चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी इंटर ब्रांचेस में स्टॉक ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर होता है, और ट्रांसफ़र ऑर्डर बनता है अपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफ़र करना है। तो ये हमारे पास मल्टीपल स्टोर्स में मल्टीपल ब्रांचेस के लिए सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने फॉर्म बनाया हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑर्डर बनता है पहले, और उस ट्रांसफ़र ऑर्डर से आगे फिर इसका डिलीवरी चलान बनता है। डिलीवरी चलान के बाद जिस स्टोर के पास जा रहा है वो उसका आइटम रिसीट बनाएगा। इसी तरह इसके फंड्स ट्रांसफ़र के लिए भी दो फॉर्म बनाए हैं, फ़ंड इशू और फंड रिसीविंग। तो फंड इशू करेगा जो बंदा भेज रहा है पैसे, और जो रिसीव कर रहा है उसको वो फंड रिसीव कर लेगा। तो इस तरह से ये आपका इंटर ब्रांच जो ट्रांसफ़र है स्टॉक का, कैश का, वो भी हो सकता है। अच्छा, उसमें सर अप्रूवल रहेगी ना, मतलब कि ये नहीं होगा ना कि हाँ जी, अप्रूवल होगी। एक बंदा क्रिएट करेगा, दूसरा बॉस जो है वो या CFO अप्रूव करेगा, तो फिर होगा। अप्रूवल हर फॉर्म के ऊपर ही है। ठीक है, मतलब कि उसका वो मतलब कि रहेगा ना कि ये पेंडिंग है, ये अभी तक जी वो पेंडिंग लिस्ट आती रहेगी। हाँ जी, तो ठीक है, पेंडिंग लिस्ट आती रहेगी उन लोगों का। पेंडिंग लिस्ट जोखा कैम वाला है, इसमें पेंडिंग डिलीवरी चलान और पेंडिंग रिसीव ऑर्डर लिस्ट आती रहेगी। ये सारी पेंडिंग डिलीवरी चलान आ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह फिर पेंडिंग रिसीव ऑर्डर लिस्ट भी आ जाएगी। वो इस तरह से ये सारी और कोई क्वेश्चन सर आपका? आप बात कर लो ना, प्रॉब्लम जो है मेन वही चीजें थी जो मैंने आपको बोली थी कि इसमें है। और दूसरा जो है इनवॉइस बनने के बाद उसकी पेमेंट डिसाइड होगी ना, पेमेंट का कैसे। और दूसरा फिर जब हम इनवॉइस बनाएंगे सर, उसमें क्या रहेगा
पेमेंट बाय चेक भी हो सकता है, पेमेंट बाय कैश भी हो सकती है, पेमेंट बाय कार्ड भी हो सकती है। जी जी, वो तीनों चारों ऑप्शन से पेमेंट आप रिसीव कर सकते हाँ, हैं। लेकिन ये मसला है कि जब कार्ड से पेमेंट होगी, अगर हमें 100 रुपए की पेमेंट है, हमारे अकाउंट में तो 100 रुपए आएंगी, वो तो जो मिडल बैंक है, जो जिसने वो कार्ड मशीन दी हुई है, वो अपने चार्जेस कट करके आगे फिर ट्रांसफर आता वो बाद में आप वो एडजस्टमेंट उसकी डाल सकते हैं, या उसके एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं बाद में जब बैंक रिकॉन्सिलेशन करते हैं तो जो बैंक चार्जेस होते हैं बाद में आप डाल सकते हैं उस पर। है। ओके, मतलब कि वो हमें खुद से हाँ वो जी, डालनी पड़ेगी, जी जी, वो खुद से आपको डालनी पड़ेगी। सिस्टम में नहीं सेट कर सकते कि अगर वो जो सिस्टम में चेक नहीं कर सकते हम कि वो तो डिफरेंट होंगे ना, हाँ वो डिफरेंट एक्सपेंसेस होंगे। अगर आपको मतलब कि 5,000 पेमेंट आ रही पे, है तो अगर हम उसकी की परसेंटेज सेट कर दें तो वो उतनी परसेंटेज उसकी डिडक्ट होके अकाउंट में वो ऐसा ऑटो नहीं ऑटो नहीं होगा वो खुद, या अगर ऑप्शन हम रखेंगे भी तो मैनुअल ऑप्शन होगा कि इतने चार्जेस डिडक्ट हो गए, तो इस तरह से आप उसको फिर कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसकी कितने स्टोर, 3 स्टोर के लिए चाहिए कस्टमाइज, में आपको कोटेशन इसकी शेयर कर देता हूँ, तो फिर आप देख लीजिए इसको, आप ओके करें कोटेशन वगैरह, आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो फिर हम इसमें वो HR का मॉड्यूल, HRM नहीं है, HRM भी है। ये HR एंड पेरोल का मॉड्यूल, और HR सेटअप है, HR अटेंडेंस है, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ आपके आ जाएंगे। ये यहाँ पे तमाम आपके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ये एम्प्लॉई का प्रोफाइल होता है, उसकी आप रिपोर्ट ले सकते हैं, उसकी सैलरी स्लिप, एम्प्लॉई को एडवांस और लोन वगैरह दे सकते हैं, एम्प्लॉई एडवांस लोन, ठीक है। तो उसके बाद अटेंडेंस मशीन लगा सकते हैं, अटेंडेंस मशीन के साथ आपकी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस आती रहेगी सिस्टम में, और उसकी आप रिपोर्ट्स वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद जो फर्दर होता है इसमें एम्प्लॉई की सैलरी पूरी आप रन करेंगे, पे रोल डिफाइन होगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की शिफ्टें बनेंगी, उनके एम्प्लॉय की टैक्स बनेंगे, एम्प्लॉयज़ का जो है वो सैलरी लगेगी, ठीक है। पे रोल डिफाइन होगी कि उस डेली वेजेस पे या फिक्स सैलरी पे पे रोल रन होगी, या पे रोल रन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली उनका जो है वो पे रोल प्रोसेस जब रन होगा तो वो एडवांस और लोन जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे इनके, और नेट सैलरी जो पेएबल है वो बन जाएगी। तो उसको यहाँ से जाके आप प्री पेमेंट से पे कर सकते हैं, यहाँ से आप हर एक की सैलरी भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से मेक पेमेंट से जाके पे कर सकते हैं। अगर सैलरी शीट आपने देखनी है तो वो यहाँ से आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी शीट देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी शीट आ जाएगी, उनका मेडिकल अलाउंस, अदर अलाउंस, इनकम टैक्स डिडक्शन, एडवांस लोन डिडक्शन वगैरह करके नेट पेएबल सैलरी उनकी बन जाएगी। तो इस तरह से आप इनका तमाम जो है वो सैलरी शीट तक सारा प्रोसेस इसका कवर कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ इसका HR पेरोल का भी डैशबोर्ड होगा, जिसमें आप ओवरऑल देख सकेंगे कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितने उनकी अटेंडेंस परसेंटेज क्या है, उनका लोन एडवांस रेशियो क्या है, ये डैशबोर्ड होता है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, लोकेशन वाइज। इसमें एम्प्लॉय की सेल, जो मतलब सेल कर रहा है कितनी परसेंट से उसने, मतलब इतनी मंथली पर सेल कर रहा है या डेली इतनी सेल कर रहा है, इस पे मार्जिन इतना है, ये चीज़ है इसमें। जी वो भी है, वो एम्प्लॉय का कमीशन होता है, तो कमीशन वो सेल्स के ऊपर हम सेट कर सकते हैं, तो जितनी वो सेल्स करवाएगा उतना उसका जो है वो कमीशन बनता जाएगा। ये जो सेल्स की रिपोर्ट है या सेल्स के फॉर्म है, उसके ऊपर हमने कमीशन का, सेल पर्सन का भी दिया होता है। ये जैसे सेलमैन आ रहा है, तो हर बंदा जो सेल करवाएगा उसका रिकॉर्ड सेल इनवाइस में आता रहेगा,
और फिर उसका पर पीस अगर या पर सेल्स के ऊपर अगर कमीशन है तो वो कमीशन भी उनका बनता जाएगा। ये यहाँ पे सेल पर्सन सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो जैसे ही आप हर इनवाइस पे सेल पर्सन सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो सेल उनके नाम पे जाती जाएगी, तो वो अपना फिर कमीशन वगैरह भी देख सकते हैं। उनका कमीशन ऑटोमेटिकली बनेगा और उसके बाद आप उनको कमीशन उनका पे कर सकते हैं। ओके। और सारी कंप्लीट इस पे रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्टिंग का पूरा एक मॉड्यूल है इसमें ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, आइटम की रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री की, परचेज की, टैक्स की, सेल्स की, पेएबल, रिसीवेबल और एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो टैक्स की रिपोर्ट्स भी होती हैं जिस पे आपकी सेल्स टैक्स की अलहदा रिपोर्ट बन जाती है। जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा हर आइटम पे वो आ जाएगा। ठीक है, ये सेल्स टैक्स की रिपोर्ट है। इसी तरह जो परचेज टैक्स की है, वेंडर टैक्स की, वो अलहदा रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद सेल परचेज टैक्स की समरी भी आ जाएगी। इस पे दोनों का नेट ऑफ करके वो बता रहा होगा कि पेएबल टैक्स कितना है, तो इधर से आपको पता चल जाएगा कि आपका पेएबल टैक्स कितना बन रहा है। ठीक है, तो नेट पेएबल टैक्स आ जाता है इसमें। सेल टैक्स इंक्लूडिंग है, सेल टैक्स इंक्लूडिंग है। ठीक है, सेल्स और लोकल परचेज एक्सक्लूडिंग टैक्स है, फिर टैक्स पेड ऑन लोकल परचेज है, लोकल परचेज इंक्लूडिंग टैक्स और नेट पेएबल टैक्स है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा पेएबल टैक्स कितना बन रहा है आपका। तो ये डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं सेल्स की भी। सेल ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट, सेल समरी, डेट वाइज सेल ऑर्डर प्लानिंग, डिलीवरी ऑर्डर्स। तो इस तरह से आप हर एक, अगर सेल ऑर्डर आए हैं तो उनका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि ये जैसे सेल ऑर्डर है तो इसकी डिलीवरी गई है या नहीं गई, कितनी गई है, उसकी इनवाइस बनी है या नहीं बनी। तो इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से परचेज की भी होती है। अगर परचेज ऑर्डर आपने दिया हो तो पेंडिंग परचेज ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी, परचेज ऑर्डर समरी है। तो परचेज की, सेल्स की, पेएबल, रिसीवेबल, ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। तो हमारा डिफरेंट कंपनीज में चल रहा है, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज में, सर्विसेज सेक्टर में। तो 60 से 70 क्लाइंट्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी चल रहे हैं। तो आपके साथ ये पूरी इसकी कंपनी प्रोफाइल हमारा और कोटेशन वगैरह शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज सर करके दिखा दें जी। ये अगर डिलीवरी नोट बनाते हैं, हाँ जी, डिलीवरी नोट का मतलब कि कोई भी एक आइटम देखें आपके पास जो 5-10 पीस हैं तो उसमें डिलीवरी नोट बनाए हैं, तो उसी डिलीवरी नोट में हम अगर इनवाइस बनाते हैं पार्सल, मतलब तो 5 दिए हैं तो हम 1 इनवाइस बनाते हैं, तो 2 ऑटोमेटिकली पेंडिंग में रह जाते हैं या 2 आगे चले जाएंगे, स्टॉक में चले जाएंगे। ये चीज़ मुझे थोड़ी देखनी है। नहीं, वो पेंडिंग में रहेंगे। 2 पीस उसके डिलीवरी चलान पेंडिंग में रहेगा। फिर ये तमाम चीज़ों के ऊपर हमने लगाया है। जैसे सेल ऑर्डर से अगर डिलीवरी चलान अगर हाफ पीसेस का बनता है या कम बनता है तो फिर भी वो सेल ऑर्डर पेंडिंग सेल ऑर्डर में रहेगा। उसके स्टेटस है ना आगे, ये देख। नहीं, उसको अगर हम इनवाइस में कन्वर्ट करते हैं, मुझे थोड़ा एक डिलीवरी नोट बना के मुझे थोड़ा दिखा देना, कोई भी एक आइटम उठा के। ठीक है, तो पेंडिंग में जाएगा, उसका दोबारा आप उसी की इनवाइस बना सकते हैं। उसके ऊपर ही ऑप्शन आ जाता है कि इसकी इनवाइस बनाएं। अगर उसका फुल्ली इनवाइस्ड हो गया है तो फिर वो आगे ऑप्शन नहीं देगा कि इसकी वो स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा फुल्ली इनवाइस्ड। ये इतना लोड लेगा? नहीं, वो ज़रा नेट का थोड़ा इशू है इसलिए ज़रा स्लो चल रहा है। बाकी वो ठीक चल रहा है, क्लाउड बेस है।
ये डिलीवरी चलान मैंने बना लिया 50 पीसेस का, ठीक है, 50 पीसेस का बना लिया। अब इसकी इनवाइस अगर मैं बनाता हूँ तो इनवाइस में ऑटोमेटिकली ये 50 पीसेस आ जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनवाइस कम पीसेस की बना लें, तो मैं कम की बना लेता हूँ, 25 की बना लेता हूँ, ठीक है। तो 25 की मैंने इनवाइस बना ली, तो ये बाकी 25 का फिर मुझे दिखा देगा ये पेंडिंग में है, ठीक है। ओके, अभी कहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है? अभी ये सेव नहीं हुई, इसकी डिटेल अभी आ रही है, इन्वेंट्री डिटेल आ रही है। ये कुछ लॉट आइटम्स होती हैं जो हमने बनाई होती हैं कि जिसकी वो इन्वेंट्री डिटेल का ऑप्शन मांगता है, तो वो पीछे फिर सेव करवानी पड़ती है। पेंडिंग डिलीवरी चलान ये इधर से आपके आएंगे, पेंडिंग डिलीवरी चलान, ये इधर सारे पेंडिंग डिलीवरी चलान आ रहे हैं, ये जो अभी बनने वाले हैं। और जो अभी तुमने बनाया वो दिखाए ना मुझे सर, जो अभी बनाया वो मैं दिखा दूँ। और कोई और आइटम लेके बना लेता हूँ, इसमें डिफरेंट आइटम्स होती हैं, मतलब कि जो एक लॉट आइटम हमने रखी होती है तो उसमें फिर वो उसको उसकी डिटेल मांगता है, इन्वेंट्री डिटेल, तो उसके बगैर कोई आइटम लेके बना कर दिखा देता हूँ। पहले एक बार मुझे उसका थोड़ा स्टॉक चेक करवा देना कि स्टॉक में कितने पीस हैं, तो फिर उसकी हम इनवॉइस बनाते हैं। ये 103 स्टॉक में पीस है, ठीक है। अब इसका मैं 100 का डिलीवरी चलान बनाने लगा, 3000 का है, 3 लाख की ये डिलीवरी चलान बन गई। डिलीवरी चलान नंबर 26 है, ठीक है, ये वुड का बनाया है, अल-अवान गुड्स का। अब इसकी मैं इनवाइस बना लेता हूँ। डिलीवरी चलान पे हमारे जो क्वांटिटी है वो आउट हो जाती है सारी, ठीक है। उसमें एक मिडल अकाउंट हमने लगाया होता है, मतलब कि जो जिनकी इनवाइसें नहीं बनी हुई तो उसका हमने अकाउंट लगाया होता है। तो अभी इसके ऊपर 50 का मैं बना रहा हूँ, इनवाइस बनाने जा रहा हूँ 50 की। तो अनबिल्ड इनवाइसेस का एक हमने मिडल अकाउंट बनाया होता है। डिलीवरी चलान पे कैसे कह रहे हैं आप, क्या बनाया होता है? अनबिल्ड इनवाइसेस का एक मिडल अकाउंट बनाया होता है। मैं इसकी अकाउंटिंग आपको दिखाता हूँ क्या हो। यानी डिलीवरी चलान पे तमाम जो क्वांटिटी गई है, अगर 100 पीस गए हैं तो 100 का ही वो निकल जाएगा, स्टॉक में से 100 पीस निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अकाउंट्स पे इफेक्ट नहीं करेगा। जी, अकाउंट्स पे इफेक्ट नहीं करेगा। उसका अनबिल्ड रिसीवेबल का हमने एक मिडल अकाउंट लगाया होता है। तो जब इनवाइस बनती है, अनबिल्ड जो रिसीवेबल है वो डेबिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, कस्टमर जो होता है आपका वो डेबिट हो जाता है। ये देखिए, अब ये CGS फिनिश मटेरियल डेबिट और स्टोर रॉ मटेरियल क्रेडिट, ये इसकी काउंटिंग हो गई है 100 पीस की, ठीक है। 100 पीस इसका मतलब वो निकल गया है। इसका ये डिलीवरी चलान भी है वो स्टॉक में से माइनस हो गया। लेकिन जब इसकी इनवाइस हम देखते हैं, इधर से हम देख सकते हैं रिलेटेड ट्रांजैक्शन से उसकी इनवाइस ये बनी हुई है, ठीक है। ये इनवाइस आ गई। तो जब इनवाइस देखते हैं या उसकी अकाउंटिंग लाइंस हम देखते हैं तो वो फिर होता है अकाउंट रिसीवेबल टू लोकल सेल। वो अभी मैंने 150 मतलब 50 पीसीस की बनाई है, तो वो 50 पीसीस की बन गई है इनवाइस। अभी 50 उसके ऊपर और पेंडिंग पड़े होंगे, ठीक है। 50 उसके पेंडिंग आइटम्स है, उसकी हम दोबारा से इनवाइस बना सकते हैं। नहीं, वो कहाँ पे पड़े हैं, मतलब स्टॉक में अभी कितने भी दिखा रहा है?
स्टॉक में तो 3 आएंगे ना, 100 का हमने बनाया था। पेंडिंग में कहाँ है? पेंडिंग कहाँ पेंडिंग है? इधर से ही आएगा, ये उसका स्टेटस बताएगा। ये उसका स्टेटस बता रहा है कि ये पार्शल इनवाइस इसकी बनी है, ये पार्शली इनवाइस्ड है, ये इस डॉक्यूमेंट का स्टेटस बता रहा है। ठीक है, ओके, जो ओके, बाकी 50 का वो, हमने बनाना है, तो इधर से इनवाइस बनेगी, ऑप्शन दे रहा अभी क्रिएट इनवाइस। इसको रिटर्न में डालते ना, उसको रिटर्न में डाल, स्टॉक में वापस भेज देना। अच्छा, उसका फिर वो रिटर्न बनेगी, इनवाइस के बाद उसकी रिटर्न बनती है। और नहीं, इधर से भी वो रिटर्न होगा, इधर से ही होगा वो स्टॉक में वापस वो। सर 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक सर। कौन सी वाली? 25 से 10 वाली या 25 से 15? सर हमें तो सर मैंने तो इसलिए नहीं, मैंने कहा अभी आपकी ड्यूटी लगा दी भाई, अंदर बड़े लोगों में बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। थोड़ा काउंटर पे बोल दें सर कि आसम भाई कौन है? जी जी से देना ही 4 रोटियां ले। नहीं, शाम को अभी तो कुछ क्या कंफर्म? हाँ वो नहीं, वो तो मेरा तो शाम को उठाएंगे ना। वो एक बार वो तो सिर्फ रिजर्व कराया मैं। तो बाकियों पे भी यही इशू आ रहा है, कल से उन्होंने तंग किया तो मैंने रीस्टार्ट किया। क्या इशू है? हाफजी वाले पीछे पड़े हुए हैं, मान लो दोनों यूज कर रहे हैं, ओरेकल वाला भी, ये भी। ओरेकल वाला कल ठीक ही है, तो आज वो दूसरे का मैसेज आ रहे हैं कि चल नहीं रहा हमारा। विंडोज 7 का मसला जैसे एक्सेस करता है वो, फिर मुझे भेजनी पड़ती है। हाँ चलो मैं करवाता हूँ। इनको कहो फिर विंडो करो अपनी। डन हो गया सर, ओके सर, इंशाल्लाह। उनकी भी देख लो, हाफा जी की भी देख लो क्या इशू है। उनका सर खाया हुआ है मेरे साथ। जी सर, सॉरी। हाँ जी, ये रिटर्न भी आप बना सकते हैं इधर से, ये कस्टमर रिटर्न है। ठीक है, अभी ये उसका स्टॉक मेरे पास 3 आ रहा है, तो 50 का ये बना के रिटर्न इस तरह सेव करेंगे। उसके बाद उसकी आइटम रिसीट करनी पड़ेगी। तो आप सेल्स में जाके करें ना। नहीं, कस्टमर रिटर्न है, ये कस्टमर रिटर्न का है ये फॉर्म। कस्टमर रिटर्न, लेकिन ये डिलीवरी रिटर्न नोट नहीं है ना, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये तो फिर अकाउंट पे इफेक्ट करेगा। ये तो फिर अकाउंट पे इफेक्ट करेगा, हमें इनवॉइस करके रिटर्न नहीं बनाना। अच्छा, मतलब कि वो तो जब हमने सेल किया, लेकिन अगर हमने डिलीवरी नोट दिया है, डिलीवरी नोट दिया है हमने 100 पीस का डिलीवरी नोट दिया है, कस्टमर बोलता है भाई मुझे 50 चाहिए, 50 में आपको वापस भेज रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा सर कि वो फिर हम डिलीवरी नोट पे ही 50 को इनवॉइस कर देंगे, 50 को वापस सिस्टम में भेजेंगे कि भाई ये विदाउट इनवॉइस, विदाउट अफेक्टिंग द अकाउंट। हाँ जी, उसमें ये है, हाँ जी, उसमें ये है कि हम पहले उसको डिलीवरी चलान को ही चेंज कर सकते हैं, या उसमें दोबारा डिलीवरी चलान का हम एक रिटर्न का इधर ऑप्शन लगा देंगे, ताकि वो क्वांटिटी उसी से रिटर्न हो जाए। हाँ जी, इसमें जो सेल रिटर्न है ना, जो सेल रिटर्न होती है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं जाता। उसके बाद आइटम रिसीट करनी पड़ती है, जो क्रेडिट नोट होता है उससे कस्टमर को इफेक्ट जाता है। अब एक हेलो जी, सुन रहे हैं आप? जी जी जी। मैंने कहा जो कस्टमर रिटर्न डाली है ना, इससे इफेक्ट नहीं जाता कस्टमर को। कस्टमर के जो है वो अकाउंट्स में इसका इफेक्ट नहीं जाता,
वो जब इसमें डिलीवरी नोट है तो मतलब उससे देखिए जो चीज हमने बनाई, अगर हमने कैश इनवॉइस बनाई है कैश इनवॉइस का रिटर्न आएगा, अगर हमने डिलीवरी नोट बनाया तो डिलीवरी नोट का रिटर्न उसी का रिटर्न आ जाएगा। अभी देखे ना, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, ये सिंपल एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कस्टमर रिटर्न। अब इसके आगे हमने प्रोसीजर रखा होता है कि आइटम रिसीट। जब आपने उसे आइटम रिसीट कर लेनी है 50, तो सिंपल आपके अकाउंट में 50 आइटम्स आ गई, ठीक है। और जब आप उसका क्रेडिट नोट बनाएंगे फिर उसका जो है वो इफेक्ट होगा कस्टमर के ऊपर। लेकिन हम क्रेडिट नोट उसका नहीं बनाएंगे तो फिर इसका मतलब कि वो कस्टमर के लेजर में उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। ये सिंपल आपका ये उसी डिलीवरी चालान की एंट्री को ही ये रिवर्स करता है, आइटम रिसीट नोट जो है, ठीक है। तो इस पे अगर आप ने सिर्फ डिलीवरी नोट बनाया है तो उसके अगेंस्ट आप आइटम रिसीट बना सकते हैं, और अगर आपने इनवाइस भी बना दिया फिर उसके अगेंस्ट आइटम रसीद भी बनती है और वो क्रेडिट नोट भी बनता है। तो दो ऑप्शन होते हैं। अभी आप इस आइटम का मुझे लेजर दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे इसका आउट हुआ है, कैसे कैसे इन हुआ है? हाँ जी, मैं दिखा रहा हूँ। ये है इसका लेजर। ये 50 जो 100 आइटम्स थे वो इसके हमने सेल किए थे, और उसके बाद इसका जो डिलीवरी चालान ये बना था 100 का, ठीक है। 100 के बाद ये आइटम रसीद इसकी बनी है एक 50 पीस की। रियाज ने कुछ क्वालिटी की, मर्सिडीज कुछ क्वालिटी देखो, उससे बात करो। बाकी आपको नहीं, मेरा आज का कुछ नहीं है, तुम लोगों का याद है। मैं तो कल से थोड़ा गायब ही हूँ, मुझे इतना नहीं आइडिया, इसीलिए मैंने आकाश को बोला था वहां से टैली कर लो क्या क्या। हाँ वो उससे पूछ लो क्या। ये इसका डिलीवरी चालान था 100 पीस का बनाया, और 50 उससे रिटर्न होके आ गए वापस। तो ये 53 इसका स्टॉक आ रहा है। नहीं, अभी जो आपने एक वो मतलब कि डिलीट किया है, वो 2 बार बन गया था, आइटम रिसीट 2 बार बन गया था। वही ना, मतलब ये चीज नहीं चाहिए ना सर मुझे। वो एक जो चीज एक बार इफेक्ट होनी चाहिए एक बार इफेक्ट होनी चाहिए। एक बार ही हुई है, वो 2 डॉक्यूमेंट मैंने का बन गए थे। आइटम रिसीट 24 भी बना हुआ है और वो 25 भी बन गया था। ये देखें 24 ही बना हुआ। ये 24 बना है। 50 उसको मैंने 50 का बनाया, 2 बार वो बना लिया था, इस वजह से डबल आ रहा था। ये हर एक का ट्रांजैक्शन नंबर लहदा ये 24 है, वो 25 था। इसका बकायदा प्रॉपर लेजर चलता है, वो कोई इशू नहीं है। अगर कोई होगा भी इशू तो हम उसको देख लेते हैं, हमारी डेवलपमेंट की पूरी टीम होती है। और इसका दूसरी चीज हमें सर इनवाइस जो रहेगी कैश की सेल की, जो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों हमारी लहदा ही। हाँ, कैश सेल की लहदा इनवाइस है, और जो क्रेडिट सेल है वो ये वाली है। इसमें इनवाइस इनके नंबरिंग सबके लहदा होते हैं। और ऐसे ही कैश परचेज और क्रेडिट परचेज जो है वो भी लहदा होता है। हाँ, और इनकी क्रेडिट की पेमेंट कैसे है। और एक और चीज होगी, हमारी जो कैश है ना उसमें मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है ना वो लाजिम रहेगा। उसमें क्या होगा कि जो भी कस्टमर सामान ले रहा है उसका मोबाइल नंबर हम ऐड करेंगे कैश इनवाइस में। तो वो क्योंकि कभी कभार दो तरह का, हाँ जी, हमने 2 तरह के उसके सामान लेता है तो वो पेमेंट नहीं करता है, तो कम से कम उसका मोबाइल नंबर से हम उसकी डिटेल निकाल सकते हैं कि ये इनवाइस उसने बनाई हुई है, ऐसे ऐसे है। मतलब ये चीजें जो है ना सबको थोड़ा सा ठीक है, वो भी हो सकता है। इसके अलावा हमने ये पीओएस टाइप भी एक बनाया होता है। इसमें ये मोबाइल नंबर आप डाल के कस्टमर का कस्टमर नेम को स्कैन करके अगर आप सेल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मतलब कैश सेल के लिए पॉइंट ऑफ सेल टाइप ये बना होता है, तो ये फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैश सेल का एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो भी है, तो उसका भी ये हमारा अलग अलग होता है।
ये इसका अलग-अलग होता है, ठीक। तो इससे ही आप कैश सेल का फॉर्म है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इनका ट्रांजैक्शन नंबर अलग अलग होगा सबका। और जो परचेज़ की आप बात करें, पेमेंट करनी है, तो ये पे बिल्स का फॉर्म होता है। यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन, तो किसी भी वेंडर को आप जो है वो सारा उसका अकाउंट नंबर इधर से कैश सेलेक्ट करेंगे और वेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके जितने पेंडिंग बिल हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे, सारे पेंडिंग बिल्स हैं, इन सब को आप सिलेक्ट करके, ये 50,000 जो है ये एडवांस गया हुआ है उसे, तो इनको आप सिलेक्ट करके जितनी एडजस्टमेंट पेमेंट बनती है इधर आ जाती है, वो आप इसको इस तरह से पे कर सकते हैं। और इसी तरह से फॉर्म होता है कैश रसीद का भी, इनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इधर से, ठीक है। ये इनवाइस वाइज पेमेंट होती है, और ये वेंडर बिल नंबर आ गया, उसके अगेंस्ट जितनी इतनी पेमेंट की है वो आ गई। और इसी तरह सेल का भी होता है। जी जी, अगर मतलब एक कस्टमर को हमने 10 इनवॉइसें बनाई जी, उसमें मतलब कि हमें सीक्वेंस से इनवॉइसेस की पेमेंट नहीं कर रहा है। हाँ जी, उसमें हमें बोला है कि भाई इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 5, इनवॉइस नंबर 7 पे कर रहा हूँ, ये पेमेंट आप वो इनवॉइसेस आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, रैंडमली भी कर सकते हैं। और अगर हमने रैंडम करना हो तो उसने रैंडमली उसने हमें 6,000 दे दिया है, उसका 20,000 बनता तो वो रैंडमली सिस्टम से वो 6,000 तो फिर वो मेक डिपॉजिट का ये फॉर्म होता है, तो इससे फिर हम रिसीव करते हैं। अगर ओवरऑल करना चाहिए, अगर इनवाइस वाइज नहीं करना, तो फिर ये वाला फॉर्म होता है। यहाँ पे आप सिंपल कैश अकाउंट सेलेक्ट करके डिपॉजिट टाइप सेलेक्ट करते हैं और एंटिटी सेलेक्ट करते हैं कि किस कस्टमर से आ रहा है, ठीक है। तो इधर सेलेक्ट करके हम करते हैं 6,000 रिसीव, सेव कर देंगे, तो ये इसी कस्टमर से जो टोटल पेमेंट है हमें वो टोटल रिसीव हो जाएगी। तो इसी तरह पेमेंट का भी फॉर्म होता है, मेक पेमेंट का। तो अगर हमने ओवरऑल अपने वेंडर्स को पेमेंट करनी है तो हम इस फॉर्म से ओवरऑल पेमेंट कर सकते हैं। इनवाइस वाइज ये भी ऑप्शन है और ओवरऑल भी ऑप्शन है इसका पेमेंट्स करने का। यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटिटी है, हम एक वेंडर्स आ रहे होंगे इधर, ठीक है, वेंडर्स भी आ रहे होंगे और कस्टमर भी आ रहे हैं, ये जैसे वेंडर है, तो ये सिलेक्ट करके हम इसको 5,000 पेमेंट करना चाह रहे हैं तो हम इधर से कर सकते हैं। ये सारा जो इफेक्ट है वो रन टाइम पे आपके जो कैश अकाउंट का लेजर है उसको हिट कर रहा होगा, तो उसका आप अकाउंट लेजर अगर देखना चाहें तो इधर से देख सकते हैं। किसी भी चीज़ का, किसी भी अकाउंट का लेजर देख लें तो आप इधर से देख सकते हैं। ये अभी मैंने 6,000 इसको रिसीव किया, ये आ गया, 5,000 की पेमेंट की तो ये आ गया। और इस तरह से ये पूरा इसका लेजर चल रहा होता है। तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो की एक अलग भी रिपोर्ट हमने बनाई होती है, जो सिंपली ऊपर जो है वो दिखा रही होती है हमें, ऊपर रिसीट्स दिखा रही होती है और नीचे हमें उसकी जो पेमेंट्स हैं वो दिखा रही होती है। ये ओपनिंग बैलेंस है, ऊपर टोटल ये रिसीट्स आ रही हैं जो जो जिससे रिसीव हुआ है। ये मैंने 6,000 रिसीव किया अभी इसी से अलमान गुड से, ये आ गया। और 5,000 की पेमेंट की है यूएस सप्लायर को, वो आ गया। ये पिछली पेमेंट्स भी आ रही हैं, तो टोटल 2,97,700 बैलेंस आ रहा है। उसको बोलो उधर से जाके इनवाइस करके उठा के देखो यार, इतना टाइम यार, वही पे बोला था खत्म करना मेरा भाई, खत्म करवाना तुम्हारा काम है। बोला था नहीं बोला था, काम करवाना है ना। मैंने बोला, मुझे ये था, रियाज को बोला, रियाज कर रहा है। कौन जवाब पे जवाब दे रहा? नहीं बोलो यार, मसला नहीं चाहिए ना मेरा भाई, मुझे ये चाहिए कि मैं इधर से आगे पीछे कहूँगा पीछे से हैंडल तो क्या मसला क्या है। हाँ, उसको खत्म करो। मैंने उस दिन मीटिंग रखने का क्या फायदा मुझे, अगर काम ही नहीं होना मेरे बगैर। मैंने बोला उसको, उस आकाश को बोलो डायरेक्ट नंबर, तो उसको बोलो ये 4 चीज उधर उठा के जल्दी से भिजवाए। जी, और कोई सर क्वेश्चन आपका हो तो बता दीजिए।
क्या एक तो इंक्वायरी फॉर्म एक हमें चाहिए सर, ओनली जैसे हम सेल्स एंड वाइस बना रहे हैं ना, ओनली फॉर इंक्वायरी भी होगा, जिसमें हमारा एक इंक्वायरी का फॉर्म होगा जिसमें हम पार नंबर डालेंगे, पार नंबर सर्च करेंगे तो वो नीचे उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। एक तो वो डिटेल आ जाएगी कि उसकी इसमें ये जैसे मैंने बोला था कि एक रैम ले लें, उसमें एचपी में इतने पीस पड़े हैं, ब्रांच 1 में इतने हैं, ब्रांच 2 में इतने हैं, ब्रांच 3 में इतने हैं, हाँ जी, हमारा वो उस में इतने हैं, उस ब्रांड में इतने पीस हैं, मतलब ये सारी डिटेल आ जाए। जो पार्ट नंबर हम सर्च करेंगे स्पेसिफिक उसके लिए, क्लोजिंग फिर स्टॉक की उसके बाद रिपोर्ट। उसकी सेल हिस्ट्री, परचेज हिस्ट्री वो लॉक भी हो सकती हो, मतलब कि अगर हम किसी के लिए लॉक करना चाहें तो लॉक भी हो सकती हो। बाकी वो जो उसकी सेल हिस्ट्री कस्टमाइजेशन है, हाँ जी, ये माइनर सी हाँ कस्टमाइजेशन वो ये हो जाएंगे। ये हाँ ये तमाम चीजें नीचे, हाँ जी, इसकी हिस्ट्री आ रही है, ये हमने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लगाई होती है हर आइटम की, तो इसमें ये तमाम चीज़ें आ रही हैं कि कब कब ये परचेज हुआ है या सेल हुआ है, तो ये वेंडर बिल बना है, कोटेशन अगर बनी इसका सेल है। की और परचेज की सब लहरा लगा होती रहे वो भी चाहिए, मतलब एक तो कंबाइन भी हो जाए, चलो ठीक है, एक सेल और परचेज की लहरा, क्यों हमने सिर्फ परचेज हिस्ट्री देखनी हो या हमने उसको सेल हिस्ट्री देखनी हो तो वो एक वो ही भी जगह पे, आपको मतलब मिल जाए, वो लहदा मिल जाए, ये डेली परचेज रिपोर्ट है, तो यहाँ से आप किसी भी आइटम की सर्च कर सकते हैं। अगर अकेली आपने नहीं नहीं सर, मुझे चाहिए इंक्वायरी में ना, मतलब कि क्या होता है हम फिर उसके लिए दोबारा परचेज में जाके परचेज चेक करें, सेल में जाके सेल चेक करें, नहीं, मुझे एक इंक्वायरी में चाहिए। उसमें इंक्वायरी में क्या होगा, उसका जो आइटम का जो है ना डाटाबेस पूरा हम देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी आइटम रिलेटेड है, उसमें अच्छा क्या अच्छा, क्या है। हाँ ठीक है, वो यही फॉर्म आपका होगा आइटम वाला, इंक्वायरी वाला, इधर से आप पार्ट हाँ, नंबर उसमें डाल ऐसी के। ऐसी सेल्स वाला भी, और सर बार कोड भी जनरेट होगा ना जी इसमें? जी, बारकोड जनरेटर भी है, वो भी हो जाएगा आपका, आइटम बारकोड जनरेशन का ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे कोई भी आइटम डाल के आप इसका बारकोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। और हर आइटम का लहदा कर सकते जी हैं। बिल्कुल, हर आइटम का अलग आप बना सकते हेलो, शेयर करूंगा थोड़ा, हैं। जी ठीक मुझे है, ये एडिशन चाहिए। हाँ, वो और उसके कस्टमाइजेशन बाद वगैरह हो जाएगी आप। हाँ, और उसके बाद जब हम आइटम का कार्ड बनाएंगे ना, उसमें टैग का कुछ ना कुछ हमें चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन देने के लिए। अगर कुछ आइटम है उसमें अगर हमने रेड कलर का टैग दिया है तो उसका इंफॉर्मेशन में हमारा जो सेल्समैन होगा वो पढ़ सकता है कि वो इसमें मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं, तो मतलब उसमें क्या कमेंट्स है, तो वो अगर कुछ कमेंट्स हमने मेंशन किए हों तो उसको समझ आ जाए। अगर कोई ग्रीन टैग लगाया है या मतलब कुछ आइटम होती है जो पुराना स्टॉक है तो हमने मेंशन किया होता है टैग लगा के, ताकि उसको समझ आ जाए कि ये मेरे पास पुराना स्टॉक है, तो एज पर कंपनी के वो कैसे भी है निकालो ऊपर नीचे करके मुश्किल नहीं है, तो वो चीज आ जाएगी। और दूसरा एक और चीज आ जाएगी कि अगर फर्ज करें सुजुकी एक लोअर आर्म बना रही है, वो कोई पार्ट बना रही है, उससे बुश लैदा नहीं आ रही, ठीक है, तो कंपनी उसको लैदा से सेल नहीं कर रही है, वो कंप्लीट वो बोल रही है कि कंप्लीट पार्ट ही खरीदो, कंप्लीट जो है कंप्लीट जो है वही पार्ट ही आपको परचेज करना पड़ेगा। तो कई मैन्युफैक्चरर हैं जो खाली कुछ बना के मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है, विद हाँ, तो वो उनका ब्रांड का नाम रहेगा, वो सारा उसका रहेगा। तो मुझे ये चीज चाहिए कि हम जब उनको आपस में लिंक करेंगे, मतलब एक ग्रुप में डालेंगे, तो वो जाहिर बात है वो पार्ट नंबर तो कंप्लीट आरएम का हो, ठीक है, तो वो सेल्समैन को ये ना लगे कि ये जो प्राइस है ये भी, जाहिर बात अगर कंप्लीट आरएम 2000 का है, वो खाली बुशिस जो है वो 500 के 600 के हैं, ठीक है, तो वो ये ना समझे कि यार ये शायद ये भी आरएम है या तो उसको सिर्फ समझाने के लिए एक साथ में हमने एक टैग देना है कि इसमें इंफॉर्मेशन है। वो टैग पे अगर कर्सर भी लेके जाता है तो इंफॉर्मेशन ऊपर हाईलाइट आ जाएगी। जैसे मैं आपका अगर ये जा रहा हूँ किसी चीज में तो ऊपर इंफॉर्मेशन एक कमेंट छोटा आ जाता है कि दिस इज ओनली बुश, एंड जो भी मतलब लिखना चाहें हम कि ये ओनली बुश है, तो जो भी कमेंट्स हम देना चाहिए तो ऐसा इस तरह भी कस्टमाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम आपकी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत जो कस्टमाइजेशन होगी आपकी हो जाएगी। तो इसकी मैं आपको कोटेशन वगैरह शेयर करवा दूँ, फिर आप ये इसको करें, देख लें अपने में ओके करें तो इसको भी कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक, कितना टाइम लगेगा? ये आपका 1-2 दिन में अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम होता है वो तकरीबन हमारा 15 से 20 दिन होता है।
स्नैन भाई से क्या बात हुई आपकी, मतलब कि वो कैसे, क्योंकि हमें चाहिए था सोर्स कोड के साथ, हमें चाहिए जो हम अपने ही उसको सर्वर पे हम उसको डिप्लॉय करेंगे और आपके जो है सर्वर पे डिप्लॉय करवा देंगे। हाँ, वो एक हफ्ते में हो जाएगा। आप सर्वर वगैरह बाय करेंगे तो उसमें हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें सोर्स कोड के चाहिए इन फ्यूचर अगर हम कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब कि कुछ तो हम सोर्स कोड ग्रेड। की वो तो हम ही आपको सर्विस देंगे। सोर्स कोड के साथ अगर लेते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट होती है उसकी, तकरीबन वो कह लें कि आपकी ज़्यादा होगी वो। और अगर ऐसे आप सर्विस पेज पे लेते हैं तो फिर जो आपको कॉस्ट बताई थी उतने में आपको मिल जाएगा। मतलब क्या, मतलब कि क्या, कैसे, मुझे थोड़ा डिटेल बता सकते हैं हाँ क्या, जी, क्या वो आपको सर्विस? 2.5 लाख बताई थी। 2.5 लाख में ये इम्प्लीमेंट करवा देंगे विदाउट सोर्स कोड। तो ओके, अगर सोर्स कोड के लेते हैं तो वो तकरीबन ज़्यादा होती है उसकी, तकरीबन 4 टाइम्स होती है उसकी कॉस्ट। इतनी? 1 मिलियन के करीब होगी। ओके, हम्म, सोर्स कोड के साथ। हाँ जी। ओके, इसमें हम बेस मंथली 20,000 आपसे लेंगे। अगर आप ऐसे ही ले रहे थे तो इसमें जो भी सर्विसेज होंगी वो हम आपको देते रहेंगे। मंथली सपोर्ट आपके सर्वर में इंस्टॉलेशन कर देंगे। आप मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल यूज़र और मतलब कि बना सकते हैं। उसमें सब्सिडरीज भी मल्टीपल बना सकते हैं। मतलब एक कंपनी है आपकी, अगर आपने 2-3 कंपनीज बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। अपने यूज़ के लिए, अपनी कंपनी के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें उनका अलग ठीक है, अलग लोगो होगा। आपकी मल्टीपल लोकेशन, अगर 3 ऑफिसेज हैं, बाद में आपके 4-5 भी होते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ठीक उसको ऑनलाइन आप डेडिकेटेड सर्वर पे हम होस्ट कर सकते हैं। डेडिकेटेड सर्वर आप बाई कर लें, उस पर होस्ट करा देंगे तो वो आप किसी किसी भी जगह पे कहीं पे भी आप उसको बैठ के लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सारी एक्सेस आपके पास होगी। ऑटो बैकअप होगा और डेली इसके 2-3 बार जो बैकअप है हम लगा देंगे। ऑटो बैकअप लगा के तो उसको सिंक्रनाइज करवा देंगे गूगल ड्राइव के ऊपर। गूगल ड्राइव के ऊपर तो उस पर भी बैकअप आपका सेव रहेगा और अपने पास आप कंप्यूटर पे भी सेव कर सकते हैं। ओके। सर्विस के क्या चार्ज बोल रहे थे आप कुछ? ये मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो है विदाउट सोर्स कोड हम 2.5 लाख में आपको दे देंगे। और मंथली जो सपोर्ट चार्जेस है, पहले 2 माह हम इसमें फ्री देंगे आपको, 2 माह। और उसके बाद जो है वो मंथली 20,000 आपसे चार्ज करेंगे। उसमें मज़ीद जो आपने कोई इम्प्रूवमेंट करवानी है या मेंटेनेंस है उसकी, तो वो हम उसमें फिर मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे उसमें आपका। मंथली, मंथली 20,000? हाँ जी 20,000 मतलब कि ईयरली आप 240,000 वो भी लेंगे? जी, वो आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट अगर करना चाहें। नहीं तो अगर आप आवरली बेसिस पे हमसे कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी कर सकते हैं। वो हम 1,000 पर आवर चार्ज करते हैं। तो अगर आप उसमें AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तो फिर आप टास्क बेस पे भी कर सकते हैं कि कहीं पे आपको कोई टास्क आपका है, कोई फॉर्म आपने नया बनवाना है या कोई रिपोर्ट नहीं बनवानी है तो आप वो टास्क बेस भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी आपको कहते हैं रेगुलरली हमने नहीं पे करने, तो आप टास्क बेस पे भी हमारे साथ चल सकते हैं। सही, मतलब कि वो इन फ्यूचर मतलब अगर कुछ सिस्टम डाउन होता है जी या जी कुछ सिस्टम को आता है तो आप उसको आवरली बेस पे भी करके। जी जी। ओके, ठीक है। वैसे तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं, मुझे तो कुछ और समझ में आया, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप कोटेशन शेयर कर दें उस्मान भाई को, देख लीजिए। ठीक है। आपको सोर्स कोड के साथ चाहिए या विदाउट सोर्स कोड? आप दोनों ऑप्शन बोल दें, लेकिन वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं और भी डेवलपर्स के साथ अच्छा नहीं हुई। ठीक है।